थाईलैंड का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में खूबसूरत समुद्र तट, प्राचीन मंदिर और रंग बिरंगे बाजारों की तस्वीरें आने लगती हैं। लेकिन इस देश में कुछ जगहें ऐसी भी हैं जिनकी कहानी आम पर्यटन स्थलों से बिल्कुल अलग है। कहीं ट्रेन गुजरने से कुछ सेकंड पहले पूरा बाजार अपना रूप बदल लेता है, कहीं पहाड़ की खड़ी चोटियों पर मंदिर बने हैं, तो कहीं एक विशाल गुफा पूरी दुनिया के सबसे मुश्किल बचाव अभियानों में से एक की गवाह बन चुकी है। और एक जगह ऐसी भी है जहां सदियों पुराना बुद्ध का सिर पेड़ की जड़ों के बीच इस तरह समा चुका है मानो प्रकृति ने खुद उसे संभाल कर रखा हो। आज के इस सफर में हम जानेंगे थाईलैंड की 10 ऐसी रहस्यमय और अद्भुत जगहों के बारे में जिनकी कहानी आपको अंत तक हैरान करती रहेगी। बस वीडियो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, स्वागत है आपका रहस्यमय सफर के इस रहस्यमय सफर में। नंबर 10। जरा कल्पना कीजिए, आप एक भीड़ भाड़ वाले बाजार में खरीदारी कर रहे हैं। आपके चारों तरफ फल, सब्जियां, समुद्री भोजन और रोजमर्रा का सामान बिक रहा है। दुकानदार ग्राहकों से मोल भाव कर रहे हैं और सब कुछ किसी सामान्य बाजार जैसा ही दिखाई दे रहा है। लेकिन तभी अचानक एक चेतावनी की आवाज सुनाई देती है और देखते ही देखते पूरा बाजार बदलने लगता है। दुकानदार तेजी से अपनी छतरियां समेट लेते हैं, पटरियों के ऊपर रखा सामान पीछे खिसका दिया जाता है और कुछ ही देर में एक ट्रेन लोगों और दुकानों के बेहद करीब से गुजरने लगती है। यह है थाईलैंड का प्रसिद्ध माय क्लोंग रेलवे मार्केट, जो बैंकॉक से लगभग 70 किलोमीटर दूर सामुत सोंगख्रम प्रांत में स्थित है। स्थानीय रूप से इस बाजार को रोम हब मार्केट भी कहा जाता है, जिसका अर्थ लगभग छतरी समेटने वाला बाजार होता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि बाजार का एक हिस्सा सक्रिय रेलवे ट्रैक के दोनों किनारों पर लगता है। यहाँ का नज़ारा पहली बार देखने वालों को काफी हैरान कर सकता है। कई दुकानदार अपना सामान पटरियों के इतने करीब सजाते हैं कि सामान्य समय में देखकर विश्वास करना मुश्किल होता है कि इसी रास्ते से ट्रेन भी गुजरती होगी। लेकिन स्थानीय दुकानदारों के लिए ये रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। उन्हें ट्रेन के आने जाने का समय पता होता है और जैसे ही ट्रेन आने का संकेत मिलता है, वे अपने सामान और छतरियों को व्यवस्थित करने लगते हैं। खास बात यह है कि कई चीजें जमीन पर इतनी नीचे रखी होती हैं कि उन्हें पूरी तरह हटाने की जरूरत भी नहीं पड़ती और ट्रेन उनके ऊपर से सुरक्षित दूरी बनाते हुए निकल जाती है। ट्रेन गुजरते समय यहां मौजूद पर्यटक अक्सर दुकानों के किनारे खड़े होकर इस अनोखे दृश्य को देखते हैं। ट्रेन की गति इस हिस्से में धीमी रहती है, लेकिन इसके बावजूद सुरक्षा के लिए निर्धारित स्थान पर रहना बेहद जरूरी है। कुछ ही पलों में ट्रेन बाजार को पार कर जाती है और फिर वही दृश्य शुरू होता है जिसने इस जगह को दुनिया भर में प्रसिद्ध कर दिया है। दुकानदार दोबारा अपनी छतरियां खोलते हैं, सामान आगे रखते हैं और बाजार फिर से ऐसे चलने लगता है जैसे यहां से कोई ट्रेन गुजरी ही ना हो। इस बाजार की कहानी भी दिलचस्प है। मैक्लोंग क्षेत्र लंबे समय से व्यापार और स्थानीय बाजारों के लिए जाना जाता रहा है। जब इस इलाके में रेलवे लाइन विकसित हुई, तब पहले से मौजूद बाजार पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। समय के साथ बाजार और रेलवे दोनों एक ही संकरे स्थान का हिस्सा बन गए। स्थानीय लोगों ने परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लिया और यही व्यवस्था आगे चलकर इस जगह की पहचान बन गई। नंबर 9। थाईलैंड में आपने कई खूबसूरत मंदिर देखे होंगे, लेकिन एक ऐसा मंदिर भी है जिसे दूर से देखकर पहली नजर में समझना मुश्किल हो जाता है कि ये कोई धार्मिक स्थल है या किसी काल्पनिक कहानी की इमारत। बैंकॉक से लगभग 40 किलोमीटर पश्चिम में नखोन पथोम प्रांत में स्थित वत सम्प्रान की पहचान है इसका विशाल गुलाबी टावर, जिसके चारों ओर एक विशाल ड्रैगन नीचे से ऊपर तक लिपटा हुआ है। ये मंदिर 1985 में आधिकारिक रूप से बौद्ध मंदिर के रूप में पंजीकृत हुआ था। इसके निर्माण की शुरुआत किस तारीख को हुई, इसे ठीक किसने डिजाइन किया और पूरा निर्माण कितने समय में हुआ, इन बातों पर विश्वसनीय सार्वजनिक रिकॉर्ड बहुत सीमित हैं। कुछ यात्रा स्रोत इसके निर्माण को लगभग 5 वर्षों की प्रक्रिया बताते हैं, लेकिन इसकी स्पष्ट आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है। इसलिए इतना जरूर कहा जा सकता है कि यह कोई सदियों पुराना मंदिर नहीं, बल्कि अपेक्षाकृत आधुनिक धार्मिक परिसर है। इसकी सबसे हैरान करने वाली संरचना लगभग 80 मीटर ऊंचा गुलाबी बेलनाकार टावर है, जिसे आमतौर पर 17 मंजिला बताया जाता है। इसकी 80 मीटर की ऊंचाई को बुद्ध की 80 वर्ष की आयु से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन असली सवाल है कि आखिर इस टावर के चारों ओर इतना विशाल ड्रैगन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल इस डिजाइन को केवल सजावट के लिए नहीं बनाया गया माना जाता। मंदिर से जुड़ी व्याख्याओं के अनुसार टावर के चारों ओर नीचे से ऊपर जाता ड्रैगन मनुष्य की आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक है। दुख से सुख और नीचे से ऊपर की ओर बढ़ने की यात्रा।
वहीं इसकी 17 मंजिलों को बौद्ध मान्यताओं में स्वर्गीय लोकों से जोड़कर भी देखा जाता है। यानी इस इमारत का असामान्य आकार अपने भीतर धार्मिक प्रतीकों को समेटे हुए है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि टावर के चारों ओर दिखाई देने वाला ड्रैगन केवल बाहर से बनाई गई एक विशाल मूर्ति नहीं है। इसका शरीर अंदर से खोखला है और इसके भीतर एक घुमावदार रास्ता बना हुआ है, जिसके जरिए ऊपर की ओर जाया जा सकता है। यानी जब कोई व्यक्ति इस रास्ते से ऊपर जाता है तो वह वास्तव में उस विशाल ड्रैगन के शरीर के अंदर से होकर गुजर रहा होता है। हालांकि इसके कुछ हिस्सों की स्थिति और आम लोगों के प्रवेश की व्यवस्था समय के साथ बदल सकती है। मंदिर परिसर में इस गुलाबी टावर के अलावा बुद्ध की विशाल प्रतिमा और कई दूसरी धार्मिक तथा प्रतीकात्मक आकृतियां भी मौजूद हैं। लेकिन वट सम्फ्रान को दुनिया भर में पहचान इसी ड्रैगन टावर ने दिलाई है। जमीन से देखने पर इसकी विशालता का अंदाजा होता है, लेकिन ऊपर से देखने पर समझ आता है कि ड्रैगन किस तरह पूरी इमारत को घेरते हुए छत तक पहुंचता है। शायद यही वजह है कि वट सम्फ्रान थाईलैंड के दूसरे मंदिरों से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। यहाँ इसकी विचित्र वास्तुकला केवल लोगों का ध्यान खींचने के लिए नहीं, बल्कि इसके पीछे छिपे आध्यात्मिक प्रतीकों को भी दर्शाती है। नंबर 8। थाईलैंड के कंचनाबुरी इलाके से गुजरने वाली इस रेलवे लाइन को देखकर आज शायद ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो कि इसके पीछे इतिहास का कितना दर्दनाक अध्याय छिपा है। पहाड़ों, घने जंगलों और नदी के किनारे से गुजरती इस रेलवे को आधिकारिक रूप से बर्मा रेलवे या थाई बर्मा रेलवे कहा जाता है, लेकिन इसे दुनिया भर में डेथ रेलवे के नाम से जाना जाता है। इस रेलवे का निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में जापानी सेना ने शुरू करवाया था। उस समय जापान को थाईलैंड से तत्कालीन बर्मा यानी आज के म्यांमार तक सैनिकों, हथियारों और जरूरी सामान की आपूर्ति के लिए एक सुरक्षित जमीनी रास्ते की जरूरत थी। समुद्री मार्ग मित्र राष्ट्रों के हमलों के कारण जोखिम भरा हो गया था, इसलिए लगभग 415 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बनाने की योजना तैयार की गई, जो थाईलैंड के बान पोंग को बर्मा के थानब्यू जायत से जोड़ती थी। सबसे हैरान करने वाली बात इसकी निर्माण गति थी। जिस परियोजना को सामान्य परिस्थितियों में कई वर्ष लग सकते थे, उसे लगभग 16 महीनों में पूरा कर लिया गया और अक्टूबर 1943 तक दोनों ओर से बनाई जा रही रेलवे लाइन आपस में जुड़ गई। लेकिन इतनी तेजी की बहुत बड़ी मानवीय कीमत चुकानी पड़ी। रेलवे बनाने के लिए लगभग 60,000 से अधिक मित्र राष्ट्रों के युद्धबंदियों के साथ बड़ी संख्या में एशियाई मजदूरों को भी लगाया गया था। उन्हें घने जंगलों, पहाड़ों और बेहद कठिन मौसम के बीच लंबे समय तक काम करना पड़ता था। भोजन और चिकित्सा सुविधाओं की भारी कमी, बीमारियों और कठोर परिस्थितियों के कारण हजारों युद्धबंदियों और बहुत बड़ी संख्या में एशियाई मजदूरों की जान चली गई। इसी कारण ये रेलवे आगे चलकर डेथ रेलवे के नाम से प्रसिद्ध हो गई। इस रेलवे के निर्माण की सबसे कठिन जगहों में से एक थी हेल फायर पास। यहाँ पहाड़ की ठोस चट्टानों को काटकर रेल लाइन के लिए रास्ता बनाया गया था। मजदूरों को सीमित उपकरणों के साथ बेहद कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ा। रात के समय मशालों और आग की रोशनी में चट्टानों के बीच काम करते मजदूरों का दृश्य इतना भयावह बताया गया कि इस जगह का नाम ही हेल फायर पास पड़ गया। डेथ रेलवे से जुड़ी एक और प्रसिद्ध संरचना कंचनाबुरी में ख्वे याई नदी पर बना पुल है, जिसे आमतौर पर ब्रिज ऑन द रिवर क्वाई के नाम से जाना जाता है। युद्ध के दौरान ये रेलवे नेटवर्क का महत्वपूर्ण हिस्सा था और मित्र राष्ट्रों की बमबारी का निशाना भी बना। बाद में इसके क्षतिग्रस्त हिस्सों का पुनर्निर्माण किया गया। युद्ध समाप्त होने के बाद रेलवे के कई हिस्से बंद कर दिए गए, लेकिन थाईलैंड की ओर इसका एक हिस्सा आज भी इस्तेमाल किया जाता है। यात्री ट्रेनें कंचनाबुरी से आगे पहाड़ों और नदी के किनारे बने पुराने रेलवे मार्ग से गुजरती हैं। रास्ते में मौजूद लकड़ी के पुलों और चट्टानों से सटे रेल मार्ग को देखकर उस समय की इंजीनियरिंग चुनौती का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस रेलवे से भूतों और रहस्यमय घटनाओं की कई स्थानीय कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। हालांकि इनके समर्थन में कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग रात के समय रेलवे और आसपास के इलाकों में असामान्य अनुभव होने की बातें बताते हैं। खैर, स्थानीय कहानियां जो भी हों, मगर इस रेलवे की असली कहानी इससे कहीं ज्यादा गंभीर है। ये रेलवे उन हजारों लोगों की याद दिलाती है जिन्होंने बेहद कठिन परिस्थितियों में इसका निर्माण किया और जिनमें से बहुत से लोग इसे पूरा होते देखने के लिए जीवित भी नहीं रह सके। नंबर 7। थाईलैंड के चियांग राय में मौजूद वत रोंगखुन को पहली नजर में देखकर ऐसा लगता है जैसे बर्फ से बना कोई मंदिर धूप में चमक रहा हो। लेकिन इसकी सबसे दिलचस्प बात इसका सफेद रंग नहीं, बल्कि इसकी विचित्र कलाकृतियां और उनके पीछे छिपे अर्थ हैं।
यहाँ आपको पारंपरिक बौद्ध प्रतीकों के साथ ऐसी आधुनिक और अनोखी आकृतियां भी दिखाई देती हैं जिनकी शायद आप किसी मंदिर में कल्पना भी नहीं करेंगे। आज दिखाई देने वाले व्हाइट टेम्पल की कहानी 1990 के दशक में शुरू होती है। यहाँ पहले से मौजूद वाट रोंगखुन मंदिर काफी खराब स्थिति में पहुंच चुका था और उसके पुनर्निर्माण के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं था। तब थाईलैंड के प्रसिद्ध कलाकार चलर्मचाई कोसितपिपात ने इसे अपनी कल्पना के अनुसार दोबारा बनाने का फैसला किया। उन्होंने 1997 में इस परियोजना पर काम शुरू किया और अपने निजी धन से इसके निर्माण को आगे बढ़ाया। उनका उद्देश्य केवल एक सामान्य मंदिर बनाना नहीं था, बल्कि कला के माध्यम से बौद्ध दर्शन, मनुष्य की इच्छाओं और आध्यात्मिक शुद्धता को दिखाना था। यही कारण है कि मंदिर को पारंपरिक सुनहरे रंग के बजाय पूरी तरह सफेद बनाया गया। यहाँ सफेद रंग को बुद्ध की पवित्रता का प्रतीक माना गया है, जबकि इसकी सतह पर लगे छोटे छोटे कांच के टुकड़े सूर्य की रोशनी में चमकते हैं और इन्हें बुद्ध की बुद्धिमत्ता और ज्ञान के प्रतीक के रूप में समझाया जाता है। लेकिन मंदिर तक पहुंचने से पहले ही इसकी सबसे विचित्र संरचनाओं में से एक सामने आती है। मुख्य भवन की ओर जाने वाले पुल से पहले जमीन से ऊपर उठते हुए सैकड़ों हाथ दिखाई देते हैं। ये हाथ इंसान की अनियंत्रित इच्छाओं, लालच और सांसारिक मोह का प्रतीक हैं। इस हिस्से को पार करके जब कोई व्यक्ति पुल से मुख्य मंदिर की ओर बढ़ता है तो इसे प्रतीकात्मक रूप से इच्छाओं और दुखों को पीछे छोड़कर ज्ञान और शांति की ओर बढ़ने की यात्रा माना जाता है। मुख्य भवन, जिसे उबोसोत कहा जाता है, बाहर से बेहद पारंपरिक और शांत दिखाई देता है, लेकिन अंदर की कलाकृतियां बिल्कुल अलग दुनिया दिखाती हैं। यहाँ बौद्ध चित्रों के साथ आधुनिक संस्कृति और दुनिया की घटनाओं से प्रेरित कई प्रतीकात्मक चित्र बनाए गए हैं। कलाकार ने इनका इस्तेमाल अच्छाई और बुराई, हिंसा, लालच और आधुनिक समाज की समस्याओं को दिखाने के लिए किया है। इसी वजह से व्हाइट टेम्पल केवल धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक विशाल कलाकृति की तरह भी देखा जाता है। इस मंदिर की एक और दिलचस्प बात यह है कि इसका निर्माण अभी तक पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। चलर्मचाई कोसितपिपात ने इसे एक बहुत बड़े कला और धार्मिक परिसर के रूप में विकसित करने की योजना बनाई थी, जिसमें कई अलग अलग संरचनाएं शामिल हैं। काम वर्षों से चरणों में चलता आ रहा है और इसकी विस्तृत कलाकृतियों के कारण इसे पूरा होने में अभी भी लंबा समय लग सकता है। 5 मई 2014 को उत्तरी थाईलैंड में आए शक्तिशाली भूकंप से मंदिर को नुकसान भी पहुंचा था। शुरुआत में इसके भविष्य को लेकर चिंता पैदा हुई, लेकिन निरीक्षण और मरम्मत के बाद इसे फिर से आगंतुकों के लिए खोल दिया गया। वट रोंगखुन को खास बनाने वाली बात यही है कि यहाँ लगभग हर चीज किसी न किसी विचार का प्रतीक है। सफेद रंग से लेकर चमकते कांच, पुल और जमीन से निकलते हाथों तक पूरा मंदिर मानो एक कहानी सुनाता है कि इंसान को लालच और सांसारिक इच्छाओं से ऊपर उठकर ज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। शायद इसीलिए व्हाइट टेम्पल को केवल देखकर आगे बढ़ जाने के बजाय उसकी कलाकृतियों के पीछे छिपे अर्थ को समझना इसे और भी दिलचस्प बना देता है। नंबर 6, थाईलैंड के पचबूरी प्रांत में मौजूद खाओ लुआंग केव एक ऐसी प्राकृतिक गुफा है जहां प्रकृति और बौद्ध आस्था मिलकर बेहद अद्भुत दृश्य बनाते हैं। बाहर से ये एक सामान्य पहाड़ी गुफा जैसी दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही आप इसके अंदर उतरते हैं, विशाल कक्षों के बीच बुद्ध की कई प्रतिमाएं दिखाई देने लगती हैं। और जब गुफा की छत में बने प्राकृतिक छेद से सूर्य की किरणें अंदर आती हैं, तो पूरा वातावरण किसी रहस्यमय भूमिगत मंदिर जैसा नजर आने लगता है। ये गुफा प्राकृतिक रूप से हजारों वर्षों में चूना पत्थर के धीरे धीरे घुलने और कटाव से बनी है, इसलिए इसे किसी इंसान ने बनवाया नहीं और इसके निर्माण का कोई निश्चित समय भी नहीं बताया जा सकता। हालांकि बाद में इसे बौद्ध धार्मिक स्थल के रूप में विकसित किया गया और यहाँ बुद्ध प्रतिमाएं तथा अन्य धार्मिक संरचनाएं स्थापित की गईं। खाओ लुआंग केव को विशेष पहचान 19वीं शताब्दी में थाईलैंड के राजा रामा चौथा यानी किंग मोंगकुट के समय मिली। बताया जाता है कि वे इस गुफा की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण से प्रभावित थे और यहाँ ध्यान करने आया करते थे। बाद में राजा रामपांच यानी किंग चुल्लोंगकॉन के शासनकाल में भी इस स्थान का महत्व बढ़ा और शाही परिवार से जुड़ी धार्मिक स्मृतियों के रूप में यहाँ बुद्ध प्रतिमाएं स्थापित की गईं। गुफा लगभग 90 मीटर ऊंची पहाड़ी के भीतर स्थित है और इसके अंदर कई बड़े प्राकृतिक कक्ष हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए आगंतुकों को सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ता है। अंदर पहुँचते ही ठंडी हवा, ऊंची चट्टानी दीवारें और जगह जगह रखी बुद्ध प्रतिमाएं इसे सामान्य गुफाओं से बिल्कुल अलग बना देती हैं। लेकिन खाओ लुआंग केव का सबसे प्रसिद्ध दृश्य दिन के उस समय दिखाई देता है
जब सूर्य की रोशनी छत में बने प्राकृतिक छिद्रों से सीधे अंदर प्रवेश करती है। अंधेरी गुफा में रोशनी की तेज किरणें जब बुद्ध प्रतिमाओं और चट्टानों पर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे ऊपर से कोई विशाल प्रकाश स्तंभ नीचे उतर रहा हो। यही दृश्य इस जगह की सबसे बड़ी पहचान बन चुका है। गुफा के भीतर कई आकार की बुद्ध प्रतिमाएं मौजूद हैं, जिनमें लेटे हुए बुद्ध की प्रतिमा भी शामिल है। यहाँ प्राकृतिक स्टेलेक्टाइट्स और स्टैलाग्माइट्स भी देखने को मिलते हैं, जो हजारों वर्षों में पानी और खनिजों की प्रक्रिया से बने हैं। यानी इस जगह की आधी खूबसूरती प्रकृति ने तैयार की और बाकी धार्मिक स्वरूप इंसानों ने दिया। आज खाओ लुआंग केव एक प्रसिद्ध धार्मिक और पर्यटन स्थल है, लेकिन स्थानीय बौद्ध श्रद्धालुओं के लिए इसका महत्व केवल इसकी सुंदरता तक सीमित नहीं है। यहाँ लोग प्रार्थना और ध्यान के लिए भी आते हैं। विशाल गुफा, प्राचीन बौद्ध प्रतिमाएं और ऊपर से अचानक अंधेरे को चीरती सूर्य की किरणें, इन तीनों का मेल खाओ लुआंग केव को थाईलैंड की सबसे अनोखी प्राकृतिक और धार्मिक जगहों में शामिल करता है। नंबर 5। कल्पना कीजिए कि आप एक ऊंचे पहाड़ के नीचे खड़े हैं और जब ऊपर देखते हैं तो खड़ी चट्टानों की अलग अलग चोटियों पर सफेद रंग के छोटे छोटे स्तूप दिखाई देते हैं। पहली नजर में सवाल उठता है कि आखिर इतनी ऊंचाई और मुश्किल जगह पर इन्हें बनाया कैसे गया होगा। उत्तरी थाईलैंड के लंपांग प्रांत में स्थित वात चलूम प्राकियात प्रचोम क्लाओ रचानुसोन अपनी इसी असाधारण स्थिति के कारण थाईलैंड के सबसे अनोखे मंदिरों में गिना जाता है। ये मंदिर लगभग 1000 मीटर ऊंचे दोई पुयक पर्वत क्षेत्र में स्थित है। हालांकि यहाँ बौद्ध धार्मिक स्थल पहले से मौजूद था, लेकिन जिन सफेद स्तूपों ने आज इस जगह को प्रसिद्ध बनाया, उनका निर्माण अपेक्षाकृत हाल के वर्षों में हुआ। इस परियोजना की शुरुआत स्थानीय भिक्षु प्रा अजान संगवॉन की प्रेरणा से हुई थी। उनका उद्देश्य पर्वत की चोटियों पर ऐसे धार्मिक प्रतीक स्थापित करना था जो बौद्ध आस्था और श्रद्धा को दर्शाएं। इस निर्माण की सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि पहाड़ की चोटियों तक कोई सामान्य सड़क नहीं थी। निर्माण सामग्री को सीधे बड़े वाहनों से ऊपर पहुंचाना संभव नहीं था। स्थानीय भिक्षुओं और ग्रामीणों ने मिलकर सामग्री को कठिन पहाड़ी रास्तों से ऊपर पहुंचाया। कई जगहों पर सामान हाथों से उठाकर ले जाना पड़ा। इस काम को पूरा होने में लगभग 1 दशक का समय लगा बताया जाता है। चोटियों पर दिखाई देने वाली सफेद संरचनाएं मुख्य मंदिर भवन नहीं, बल्कि बौद्ध चेदीज यानी स्तूप हैं। इन्हें पहाड़ की अलग अलग नुकीली चट्टानों पर बनाया गया है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे ये सफेद स्तूप हवा में तैर रहे हों। बादल नीचे आ जाएं तो पूरा दृश्य और भी असाधारण दिखाई देता है। ये स्थान थाईलैंड के राजा रामचार यानी किंग मोंगकुट की स्मृति से भी जुड़ा है। मंदिर का पूरा नाम उन्हीं के सम्मान को दर्शाता है। हालांकि इसका अर्थ ये नहीं है कि पहाड़ की चोटियों पर मौजूद सभी स्तूप राजा के समय में बनाए गए थे। इनका वर्तमान स्वरूप काफी बाद में विकसित हुआ। यहां पहुंचना भी अपने आप में एक अनुभव है। पहाड़ के एक हिस्से तक वाहन से जाने के बाद आगे पैदल चढ़ाई करनी पड़ती है। सीढ़ियों और पहाड़ी रास्तों से गुजरकर जब यात्री ऊपर पहुंचते हैं तो आसपास फैली घाटियां, जंगल और दूर तक दिखाई देते पहाड़ सामने होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिर भी वही रहता है, आखिर इतनी खड़ी और दुर्गम चोटियों पर इन स्तूपों को बनाने की जरूरत क्यों थी? इसके पीछे मुख्य भावना धार्मिक श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊंचाई से जुड़ी मानी जाती है। बौद्ध परंपराओं में ऊंचे और शांत पर्वतीय स्थान लंबे समय से ध्यान और आध्यात्मिक साधना से जुड़े रहे हैं। शायद इसी सोच और स्थानीय लोगों की गहरी आस्था ने एक बेहद कठिन पहाड़ को ऐसे धार्मिक स्थल में बदल दिया जो आज दूर से देखने पर किसी काल्पनिक दुनिया का हिस्सा लगता है। नंबर 4। अगर किसी मंदिर को बनाने के लिए ईंट और पत्थरों के साथ लाखों फेंकी हुई कांच की बोतलों का इस्तेमाल किया जाए तो शायद पहली बार में इस बात पर विश्वास करना मुश्किल होगा। लेकिन थाईलैंड के सिसाकेट प्रांत में मौजूद वाट पा महाचेदी केव वास्तव में इसी वजह से प्रसिद्ध है। इसे दुनिया भर में टेम्पल ऑफ अ मिलियन बॉटल्स के नाम से भी जाना जाता है। इस अनोखे मंदिर की कहानी 1980 के दशक में शुरू हुई, जब यहाँ रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं ने आसपास फेंकी गई कांच की बोतलों को इकट्ठा करना शुरू किया। उनका उद्देश्य बेकार बोतलों का दोबारा उपयोग करना और लोगों का ध्यान कचरे तथा पर्यावरण की समस्या की ओर आकर्षित करना था। धीरे धीरे स्थानीय लोगों ने भी इसमें सहयोग करना शुरू कर दिया और बड़ी संख्या में खाली बोतलें मंदिर को दान की जाने लगी। जब पर्याप्त बोतलें जमा हो गईं, तो भिक्षुओं ने इन्हें केवल सजावट के लिए रखने के बजाय निर्माण में इस्तेमाल करने का फैसला किया। 1984 के आसपास मुख्य मंदिर परिसर के निर्माण का काम शुरू हुआ बताया जाता है। समय के साथ यहाँ प्रार्थना कक्ष, स्तूप,
भिक्षुओं के रहने की जगह और दूसरी कई संरचनाएं बनाई गईं। इसलिए ये किसी एक इमारत का नाम नहीं, बल्कि बोतलों से सजाए गए कई भवनों वाला पूरा धार्मिक परिसर है। निर्माण में मुख्य रूप से हरे और भूरे रंग की कांच की बोतलों का इस्तेमाल किया गया। बोतलों को सीमेंट और अन्य निर्माण सामग्री की मदद से दीवारों और संरचनाओं में लगाया गया, जिससे वे मजबूती के साथ डिजाइन का हिस्सा बन गई। अलग अलग रंगों की बोतलों को खास पैटर्न में लगाने से सूर्य की रोशनी में मंदिर का रूप और भी आकर्षक दिखाई देता है। इस जगह की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ बोतलों के लगभग हर हिस्से का उपयोग करने की कोशिश की गई। बोतलों के ढक्कनों से भी सजावटी आकृतियां और मोज़ेक बनाए गए, यानी जिस चीज को आमतौर पर कचरा समझकर फेंक दिया जाता है, उसी को यहाँ धार्मिक कला का हिस्सा बना दिया गया। कहा जाता है कि पूरे परिसर में इस्तेमाल हुई बोतलों की संख्या लगभग 15 लाख तक पहुंच चुकी है। हालांकि इसकी सटीक संख्या की आधिकारिक पुष्टि करना मुश्किल है। मंदिर का लोकप्रिय नाम भले ही टेम्पल ऑफ अ मिलियन बॉटल्स हो, लेकिन समय के साथ लगातार बोतलें मिलने और नई संरचनाएं बनने के कारण इनकी संख्या बढ़ती गई। इस अनोखे डिजाइन के पीछे केवल मंदिर को अलग दिखाने का विचार नहीं था। इसका एक बड़ा संदेश पुनर्चक्रण और पर्यावरण से जुड़ा था। भिक्षुओं ने दिखाया कि बेकार समझी जाने वाली वस्तु को भी सही तरीके से इस्तेमाल करके उपयोगी और सुंदर बनाया जा सकता है। इसी सोच ने एक साधारण स्थानीय पहल को ऐसे मंदिर परिसर में बदल दिया जो आज थाईलैंड की सबसे अनोखी धार्मिक संरचनाओं में गिना जाता है। नंबर 3। 23 जून 2018 को थाईलैंड की एक विशाल गुफा में अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने अगले कई दिनों तक पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचे रखा। वाइल्ड बोर्स नाम की एक जूनियर फुटबॉल टीम के 12 खिलाड़ी और उनके सहायक कोच अभ्यास के बाद उत्तरी थाईलैंड के चियांग राय प्रांत में स्थित थाम लुआंग नांगनॉन केव के अंदर घूमने गए थे। लेकिन कुछ ही समय बाद तेज बारिश के कारण गुफा के अंदर पानी भरने लगा और बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया। थाम लुआंग लगभग 10 किलोमीटर लंबी एक विशाल चूना पत्थर की गुफा प्रणाली है जो दोई नांगनॉन पर्वत के नीचे फैली हुई है। ये गुफा हजारों वर्षों की प्राकृतिक भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं से बनी है। बारिश के मौसम में पहाड़ों से आने वाला पानी इसके अंदर तेजी से भर सकता है, इसलिए मॉनसून के दौरान यहां जाना बेहद जोखिम भरा हो सकता है। जब बच्चों के घर नहीं लौटने की जानकारी मिली तो उनकी तलाश शुरू हुई। गुफा के प्रवेश द्वार के पास उनकी साइकिलें और सामान मिलने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि वे अंदर ही मौजूद हैं। लेकिन बढ़ते पानी, संकरे रास्तों और लगभग शून्य दृश्यता के कारण बचाव दल के लिए उन तक पहुंचना बेहद कठिन था। इस अभियान में थाईलैंड के बचाव कर्मियों के साथ कई देशों के विशेषज्ञ गुफा गोताखोर शामिल हुए। लगातार 9 दिनों की खोज के बाद 2 जुलाई को ब्रिटिश गोताखोर जॉन वोलांथेन और रिक स्टैंटन ने सभी 13 लोगों को गुफा के प्रवेश द्वार से लगभग 4 किलोमीटर अंदर एक ऊंची चट्टानी जगह पर जीवित खोज लिया। ये खबर सामने आते ही पूरी दुनिया में राहत की लहर दौड़ गई। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। उन्हें सुरक्षित बाहर कैसे निकाला जाए? गुफा के कई हिस्से पूरी तरह पानी में डूबे हुए थे और बाहर आने के लिए बेहद संकरे पानी से भरे रास्तों को पार करना जरूरी था। इस दौरान एक दुखद घटना भी हुई। बचाव अभियान में मदद कर रहे पूर्व थाई नेवी सील समन कुनान की गुफा के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने के मिशन के दौरान जान चली गई। आखिरकार विशेषज्ञों ने बेहद सावधानी से बचाव योजना तैयार की। बच्चों को विशेष उपकरण पहनाए गए और प्रशिक्षित गोताखोरों की मदद से एक एक करके पानी से भरे रास्तों के बीच से बाहर निकाला गया। ये अभियान 8 जुलाई से शुरू हुआ और 3 दिनों में 10 जुलाई तक सभी 12 बच्चों और उनके कोच को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस बचाव अभियान की सबसे बड़ी चुनौती केवल गुफा में भरा पानी नहीं था। लगातार बदलता मौसम, संकरे रास्ते, ऑक्सीजन का स्तर और दोबारा होने वाली बारिश का खतरा हर समय मौजूद था। दुनिया भर के विशेषज्ञों और हजारों लोगों के सहयोग से चलाया गया ये अभियान आखिरकार सफल रहा। आज थाम लुआंग केव केवल अपनी प्राकृतिक संरचना के कारण प्रसिद्ध नहीं है। 2018 की उस घटना ने इसे साहस, धैर्य और दुनिया के सबसे जटिल गुफा बचाव अभियानों में से एक का प्रतीक बना दिया। जिस गुफा के अंधेरे में 13 लोग लगभग 2 सप्ताह तक फंसे रहे, वहीं से सभी का जीवित बाहर निकलना अपने आप में एक असाधारण कहानी बन गया। नंबर 2। थाईलैंड के पटाया में समुद्र के किनारे खड़ी ये विशाल इमारत दूर से किसी सदियों पुराने राजमहल या मंदिर जैसी दिखाई देती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सैंक्चुरी ऑफ ट्रुथ ना तो कोई प्राचीन इमारत है और ना ही इसका निर्माण सदियों पहले हुआ था। इसका निर्माण 1981 में शुरू हुआ था और दशकों बाद
आज भी इस पर नक्काशी, निर्माण और संरक्षण का काम लगातार जारी है। इस अनोखी संरचना की कल्पना थाई व्यवसायी लेक विरियाफांड ने की थी। वही व्यक्ति बैंकॉक के प्रसिद्ध एरावान म्यूजियम और एंशिएंट सिटी जैसी परियोजनाओं से भी जुड़े थे। उनका उद्देश्य एक ऐसी विशाल संरचना बनाना था जहां कला और पारंपरिक वास्तुकला के माध्यम से जीवन, धर्म, दर्शन और मनुष्य के अस्तित्व से जुड़े विचारों को दिखाया जा सके। सैंक्चुरी ऑफ ट्रुथ की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी विशाल संरचना मुख्य रूप से लकड़ी से बनाई गई है। इसके निर्माण में पारंपरिक लकड़ी जोड़ने की तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है और जहां संभव हो धातु की कीलों पर निर्भरता कम रखी गई है। हालांकि पूरी इमारत को बिल्कुल बिना किसी धातु के बनाया गया है, ऐसा कहना सही नहीं होगा। आधुनिक निर्माण और सुरक्षा के लिए कुछ स्थानों पर धातु का भी उपयोग किया गया है। इस इमारत की ऊंचाई लगभग 100 मीटर के आसपास है और इसके लगभग हर हिस्से पर बेहद बारीक नक्काशी दिखाई देती है। दीवारों, खंभों और छत पर देवी देवताओं, मनुष्यों, जानवरों और पौराणिक आकृतियों को लकड़ी पर उकेरा गया है। इन कलाकृतियों पर हिंदू और बौद्ध दर्शन के साथ थाई, भारतीय, चीनी और खमेर सांस्कृतिक परंपराओं का प्रभाव दिखाई देता है। लेकिन सवाल है कि जब इसका निर्माण 1981 में शुरू हुआ तो ये आज तक पूरी तरह तैयार क्यों नहीं हुआ? इसका एक बड़ा कारण इसकी बेहद जटिल हस्तनिर्मित नक्काशी है। यहाँ कारीगर लकड़ी के छोटे से छोटे हिस्से पर भी बारीकी से काम करते हैं। इसके अलावा समुद्र के किनारे मौजूद होने के कारण लकड़ी लगातार नमी, तेज हवा और खारे वातावरण के संपर्क में रहती है। इसलिए पुराने हिस्सों की मरम्मत और संरक्षण भी निर्माण के साथ साथ चलता रहता है। इसकी डिजाइन के पीछे भी एक खास विचार है। सैंक्चुरी ऑफ ट्रुथ को 4 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है, जिनमें अलग अलग एशियाई दार्शनिक और आध्यात्मिक विचारों को दर्शाया गया है। यहाँ की नक्काशियां मनुष्य और ब्रह्मांड, परिवार, ज्ञान, नैतिकता और जीवन के उद्देश्य जैसे विषयों को प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करती हैं। इसका मकसद किसी एक धर्म को दिखाना नहीं, बल्कि अलग अलग प्राचीन विचारों के बीच समानता को सामने लाना है। लेक विरियाफांड का निधन 2000 में हो गया, लेकिन उनकी कल्पना पर काम बंद नहीं हुआ। कारीगरों की नई पीढ़ियां आज भी इस विशाल लकड़ी की संरचना पर काम कर रही हैं। इसी कारण यहां आने वाले पर्यटकों को कई बार निर्माण कार्य चलता हुआ भी दिखाई देता है। यही बात सैंक्चुरी ऑफ ट्रुथ को बाकी इमारतों से अलग बनाती है। आमतौर पर किसी इमारत का निर्माण पूरा होने के बाद लोग उसे देखने आते हैं, लेकिन यहां निर्माण और संरक्षण खुद इस जगह की कहानी का हिस्सा बन चुके हैं। हजारों लकड़ी की नक्काशियों से बनी ये विशाल संरचना पिछले 4 दशकों से लगातार आकार ले रही है और शायद इसका लगातार बनते रहना ही इसकी सबसे अनोखी पहचान है। नंबर 1, थाईलैंड की सबसे प्रसिद्ध तस्वीरों में आपने शायद बुद्ध का एक पत्थर का सिर देखा होगा, जिसे एक विशाल पेड़ की जड़ों ने चारों तरफ से इस तरह घेर रखा है, मानो प्रकृति ने खुद उसे अपने अंदर संभाल कर रखा हो। यह अद्भुत दृश्य थाईलैंड के प्राचीन शहर अयुथया में स्थित वत महाथात के खंडहरों के बीच देखने को मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बुद्ध का यह सिर आखिर पेड़ की जड़ों के बीच पहुंचा कैसे? वत महाथात का निर्माण अयुथया साम्राज्य के शुरुआती दौर में हुआ था। इसकी सही निर्माण तिथि को लेकर ऐतिहासिक स्रोतों में कुछ मतभेद हैं, लेकिन इसे आमतौर पर 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से जोड़ा जाता है। कुछ अभिलेख इसका निर्माण राजा बोरोमार्चा प्रथम के शासनकाल में शुरू होने की बात बताते हैं, जबकि बाद के राजा रामसुआन के समय इसके महत्वपूर्ण हिस्से विकसित किए गए। ये मंदिर अयुथया के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्रों में से एक था और यहाँ बौद्ध अवशेषों को रखने वाला एक विशाल केंद्रीय प्रांग भी मौजूद था। साल 1767 में इतिहास ने इस शहर की तस्वीर पूरी तरह बदल दी। बर्मी सेना ने अयुथया पर हमला किया और शहर का बड़ा हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। वट महाथात भी इससे बच नहीं सका। मंदिर की कई इमारतें और बुद्ध प्रतिमाएं टूट गईं और अनेक मूर्तियों के सिर अलग हो गए। इसके बाद लंबे समय तक ये इलाका खंडहर के रूप में पड़ा रहा। माना जाता है कि इसी दौरान बुद्ध की किसी क्षतिग्रस्त पत्थर की प्रतिमा का ये सिर जमीन पर गिर गया होगा। समय बीतता गया और पास में मौजूद पेड़ की जड़ें धीरे धीरे बढ़ती हुई इसके चारों तरफ फैल गईं। कई वर्षों में जड़ों ने सिर को इस तरह घेर लिया कि आज ये पेड़ का ही हिस्सा दिखाई देता है। हालांकि ये सिर ठीक किस परिस्थिति में यहां पहुंचा, इसका कोई निश्चित ऐतिहासिक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसकी असली कहानी आज भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि पेड़ की जड़ों ने बुद्ध के चेहरे को पूरी तरह ढका नहीं है। जड़ें उसके चारों ओर
एक प्राकृतिक फ्रेम की तरह फैल गई हैं, जबकि चेहरा आज भी साफ दिखाई देता है। प्रकृति और इतिहास के इसी अनोखे मेल ने इसे वट महाथात की सबसे बड़ी पहचान बना दिया। आज ये पूरा क्षेत्र अयोध्या हिस्टोरिकल पार्क का हिस्सा है, जिसे 1991 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। यहां आने वाले पर्यटकों के लिए बुद्ध के सिर के पास विशेष सम्मान बनाए रखना जरूरी माना जाता है। तस्वीर लेते समय लोगों को बुद्ध के सिर से अधिक ऊंचाई पर खड़े होकर फोटो खिंचवाने से बचने के निर्देश दिए जाते हैं, इसलिए कई लोग बैठकर या झुककर तस्वीर लेते हैं। वट महाथात के खंडहर आज उस शक्तिशाली साम्राज्य की कहानी बताते हैं, जो कभी दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में से एक था। लेकिन इन विशाल खंडहरों के बीच पेड़ की जड़ों में समाया बुद्ध का यह शांत चेहरा सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है। सदियां बीत गईं, साम्राज्य खत्म हो गया और मंदिर खंडहर में बदल गया, लेकिन पेड़ लगातार बढ़ता रहा और बुद्ध के इस सिर को अपने साथ समेटता चला गया। शायद इसीलिए यह दृश्य केवल एक ऐतिहासिक अवशेष नहीं, बल्कि समय और प्रकृति द्वारा मिलकर बनाई गई एक ऐसी तस्वीर बन चुका है जिसकी पूरी कहानी आज भी रहस्य बनी हुई है। तो ये थे थाईलैंड के 10 रहस्यमय और अद्भुत स्थान, जिनमें से हर जगह अपने अंदर एक अलग कहानी और इतिहास समेटे हुए है। इनमें से कौन सी जगह ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी ही रहस्यमय और अद्भुत जगहों के बारे में जानना पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रहस्यमय सफर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोमांचक सफर के साथ।